यस। बताइए, जो हमने 4 बुक्स स्टडी की, इसके अलावा कौन कौन सी बुक्स हमारी हो सकती हैं? कल आपने जो की थी वो कैश बुक, बैंक बुक, परचेज बुक एंड सेल बुक। ठीक है, तो वही है 8 काइंड ऑफ बुक्स विच आर जनरली यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस. Yes, 4 of the books we have studied in the previous class. Today we are going to study in the other 4 classes, 4 account books of account. ठीक है. Yes, बताइए परचेज रिटर्न बुक के अंदर क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ purchases of goods written. एक जो आमतौर पे कंफ्यूजन रहता है कि इसके लिए आप डेबिट नोट का यूज करेंगे या क्रेडिट नोट का यूज करेंगे, बताइए. विच नोट यू शैल यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज रिटर्न? क्रेडिट नोट. देखिए, पहले इसकी आप जर्नल एंट्री पढ़िए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. आज जब बुक्स गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना. लेट्स से गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इज नॉट अप टू योर स्टैंडर्ड एंड यू हैव रिटर्न द गुड्स विच यू हैव परचेज्ड. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सप्लायर अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे टू परचेज और परचेज रिटर्न. ठीक है, अब बताइए इसमें आप इस केस में अगर आपने 50 रुपये का सामान परचेज किया है और 10,000 का माल आप वापसी कर रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? सप्लायर के अकाउंट को, हाँ जी, सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करेंगे. यस. देखिए, आप सप्लायर के अकाउंट को आपको अगर क्रेडिट करेंगे तो ये जो अमाउंट है इसका, ये हमने 50,000 से क्रेडिट किया था, 10,000 से उसको हमने डेबिट कर दिया है. ठीक है ना. तो सप्लायर के अकाउंट का बैलेंस जो होगा जब वी आर सपोज टू पे, वो आपका कम होना चाहिए. तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? सप्लायर अकाउंट डेबिट ठीक है. अब आपका क्वेश्चन देखिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है इसके बारे में? अगर इसको हम 10,000 को क्रेडिट कर देते हैं तो ये जो हमारा जो बैलेंस है सप्लायर अकाउंट को जो हमने पे करना है वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा? ठीक है. अब देखिए, इसमें 2 पॉसिबिलिटी आपके इसके अंदर हो सकती है कि एक तो ये है कि वो आपका जो कोई डिसएग्रीमेंट ना हो. ठीक, क्योंकि जितना आप कह रहे हो कि मैंने 10,000 का सामान वापसी किया है,
सप्लायर क्या करेगा, उस सामान को एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने एंट्री। देखिए इसका प्रोसीजर कैसे रहेगा। आप मान लीजिए परचेजर है, ठीक है, और ये आपका है सप्लायर। तो हाउ द सप्लायर वुड कम टू नो दैट दिस अमाउंट ऑफ गुड्स हैज बीन रिटन बाय दिस कस्टमर। देखिए अगर आप नोट करेंगे, ये मान लीजिए आप हैं और ये मान लीजिए आपका सप्लायर है। आपके लिए जो परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, बताइए सप्लायर क्या एंट्री पास करेगा। सप्लायर आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। ए अकाउंट डेबिट टू सेल 50,000। ठीक है, अब आपने ये कहा कि मेरा 10,000 का जो सामान है वो बेकार है आपका, इट इज नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन फॉर विच आई हैव ऑर्डर द गुड्स। ठीक है, आप 10,000 का सामान वापसी कर रहे हैं, तो जब सामान वापसी करेंगे तो क्या उसको, उसके लिए हम यूज करेंगे डेबिट एडवाइस। ठीक है, जब आप ये डेबिट एडवाइस इशू करेंगे और इसको सामान के साथ भेजेंगे, ठीक है, तो वो जाएगी आपके सप्लायर के पास। अगर ये सप्लायर जो है आपका, जिसने आपको गुड्स सप्लाई की है, वो ये समझता है कि आपने जो सामान वापसी की है दैट इज अप टू डी मार्क, जो अपने क्वांटिटी आपकी खराब है उसको आपने रिफंड किया। ठीक है, अब बताइए सप्लायर क्या करेगा। सप्लायर आपकी बुक्स में आपके अकाउंट को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा। क्रेडिट। डेबिट करेगा तो उसका जो आपका जो अकाउंट है वो ऑल इंक्रीज हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने सामान भी आपसे कर दिया और आप कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ी ना अकाउंट्स की, आप ही कह रहे हैं कि मुझे आपसे पैसे भी लेने हैं। अगर डेबिट करते, ठीक है, तो सप्लायर क्या करेगा, आपके अकाउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, सप्लायर के लिए क्या हो जाएगा, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए, वो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है। ठीक है? जब वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा तो क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है, अगर वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा तो वो एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। वो क्रेडिट नोट आएगा आपके पास। जब ये क्रेडिट नोट आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे, यस कि अब क्या आपको 10,000 से अमाउंट पे करना है, कम पे करना है ना आपने, क्योंकि आपने सामान वापसी कर दिया। तो ये क्रेडिट नोट से जो एंट्री होगी यहां पर, ये क्या करेगा, आप क्या करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कि आप बी के अकाउंट को, सप्लायर को आप डेबिट कर देंगे बाय 10,000। देखिए उसने क्या किया, उसने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया और आपने उसके अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगर आप उसकी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं तो नाउ यू शैल बी एबल टू, देखिए आपको रिकलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद की चीजें जो होती है हम तो भूल जाती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। देखिए कंसेप्ट देखिए, अगर आपने क्या करना था, जिस पर्सन ने आपको सामान दिए है वो अगर आपके अकाउंट को हम रिवर्स कर दें तो पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन उससे क्या किया कि आपने एक सामान वापसी किया, उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दिया, आपने जो डेबिट एडवाइस भेजी थी और जो सामान भेजा था वो उसने एक्नॉलेज कर दिया और आपको एक इशू कर दिया, एक क्रेडिट नोट। ठीक है,
अब आप ये क्रेडिट नोट आपके साथ आ गया। नाउ जब तक ये आएगा नहीं, क्या आप अपनी बुक से एंट्री पास कर सकते हैं? क्या आप अपने भी एंट्री पास कर देंगे? देखिए, आपकी अगर जो अकाउंट सेटलमेंट होगी तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जो मेरी मर्जी आएगी मैं वो कर दूंगा, ठीक है ना। यू शैल हैव टू पास द जर्नल एंट्री ओनली विद द क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, ठीक है। आप इस क्रेडिट नोट के बेस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि देखिए आपको उसमें यहाँ पर आपकी म्यूचुअल कंसेंट है। आप करेंगे मैंने 10,000 का सामान वापसी किए, वो भी एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ आपने मुझे 10,000 का सामान जो है मुझे वापसी कर दिए और मैं इतने अमाउंट से आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, और साथ में एक इशू कर रहा हूँ क्रेडिट नोट, ठीक है। तो क्या होगा कि आप इसको अकाउंट को डेबिट कर देंगे यहाँ पर अपनी बुक्स में। जब पेमेंट करेंगे आपकी एंट्री पास करेंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट बाय 40,000, ठीक है। यहां पर क्या एंट्री पास हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, यस, वो आपका अकाउंट जो है 40,000 से क्रेडिट कर देगा। तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है। होपफुली आपने जो कंसेप्ट है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जब भी आपको कंफ्यूजन हो, जस्ट प्रिपेयर द सिंपल जर्नल एंट्री। आप सोचिए कि आपके अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू असेस द टोटल इम्पैक्ट। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि आपने डेबिट नोट इशू करना है क्रेडिट नोट, ओनली जस्ट पास द जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ये थी मेरी अबाउट द परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट बुक इज माई, यस, नेक्स्ट बुक इज माई सेल रिटर्न बुक। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए मैंने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट किया, और कस्टमर ने क्या किया कि मुझे 20,000 का जो अमाउंट है गुड्स है उसे रिफंड कर दी। तो जब मुझे ये कस्टमर जो है मुझे गुड्स वापसी करेगा, तो क्या उसके अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा? डेबिट तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो मैं उसके अकाउंट को, कस्टमर के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है ना। और ये जो मैं क्रेडिट करूंगा, जब मैं एक्नॉलेज करूंगा कि हाँ मेरे पास 20,000 का जो सामान है वो आ चुका है और मैं आपके अकाउंट को इतने अमाउंट से मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूं, तो ये जो एंट्री पास होगी ये क्रेडिट नोट के थ्रू होगी, ठीक है। तो एक बात बिल्कुल कंफर्म होगी कि जो आपका जो क्रेडिट नोट है वो आपका हमेशा सेलर इशू करेगा, ठीक है ना, जो सामान बेच रहा है, क्योंकि उसने आपके अकाउंट को डेबिट किया वही आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो क्रेडिट नोट जब भी इशू होगा दैट शैल ऑलवेज बी इशूड बाय द सेलर, ठीक है। अब अगर इसकी पेमेंट आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है। तो आपने कस्टमर के अकाउंट को 50,000 से आपने क्रेडिट कर दिया, तो दैट वाज ऑल अबाउट सेल्स रिटर्न बुक। माय नेक्स्ट बुक इज बिल रिसीवेबल बुक। एक बता सकते हैं इसमें अंदर कि सन्नी डेटर्स
वर्सेस बिल रिसीवेबल में क्या फर्क होता है? document हम्म, ठीक है, debtors तो मतलब percent दोनों ही आपके। देखिए इसमें क्या होता है, आपने जब सेल किया, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, आपने मान लीजिए सेल ऑन क्रेडिट किया ₹4 70,000, आपने क्या किया कि कस्टमर के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। ठीक है, कस्टमर के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे एंड देन सेल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, ये तो वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जो आप अपने बिजनेस में आप करते हैं कि आप कस्टमर आपके नॉन टू है, ठीक है, और आप क्या करते हैं कि आप उधार पे उसको माल दे देते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है आपको एक रिटर्न अंडरटेकिंग दे कि आप इस बिल की पेमेंट जो है वो कब कर देंगे, ठीक है ना, तो इन दिस केस आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। ठीक है, वो क्या करें, कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर शैल इशू एन अंडरटेकिंग which has been signed and accepted by customer। जब तक उसके साइन नहीं है, जब तक उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यहां उसने क्या किया कि जब वो डॉक्यूमेंट उसने साइन करके दे दिया, एक्सेप्ट करके दे दिया, आपको एक रिटर्न अंडरटेकिंग दे दी, कि मैं आपको इस बिल की जो पेमेंट है, जो मैंने आपसे माल उधार पर लिया है, इस बिल की जो पेमेंट है मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ही हैज गिवन ए रिटर्न अंडरटेकिंग which has been signed and accepted by the customer that he shall make the payment of this particular bill after 2 months or after 3 months, जो भी आपका क्रेडिट पीरियड है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि आपके डेटर और बिल रिसीवेबल में सिर्फ यही फर्क है कि डेटर में आपके पास कोई रिटर्न में अंडरटेकिंग नहीं होती, लेकिन बिल रिसीवेबल में आपका एक रिटर्न अंडरटेकिंग है which has been signed and accepted by the customer that he shall make the payment of this particular bill after a certain period। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल और डेटर में आपको फर्क क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आपने सेल किया, आपने क्या किया, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, 70,000 से। कस्टमर ने क्या किया कि आपको ये बिल आपको दे दिया, बिल फर्स्ट आपने उसको माल उधार दिया, ठीक है, तो कस्टमर ने आपको एक अंडरटेकिंग दे दी, और जब ये अंडरटेकिंग आपके आ गई तो ये आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो गया। बताइए क्रेडिट किसको करूं मैं? यस, मुझे बताइए, मुझे क्रेडिट किसको करना है? कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सेल अकाउंट को तो क्रेडिट नहीं करेंगे। यस, क्योंकि पहले आपने कस्टमर को डेबिट किया था, नाउ यू शैल क्रेडिट दी कस्टमर अकाउंट। ठीक है, अब जब इसके पेमेंट आ जाएगी आपके पास इसके अगेंस्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू yes, now this bill has been matured and अब आपका जो बिल रिसीवेबल है नाउ इट इज नो मोर ए एसेट फॉर यू। बिल रिसीवेबल बताइए कौन सा अकाउंट होगा?
बिल रिसीवेबल इज ए रियल अकाउंट। ये नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टडी करेंगे कि ये हमारा रियल अकाउंट कैसे हो गया, ठीक है। वी शैल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियल अकाउंट एंड देन वी शैल एबल टू कम टू नो दैट हाउ दिस एंट्री ऑफ रियल अकाउंट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट हैज टू बी अप्लाइड इन पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। रियल अकाउंट है इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल हमने यहाँ लगा दिया, और जब मेरे पास आया था तो मैंने इसको डेबिट कर दिया था, तो डेबिट और कम्स इन का रूल मैंने अप्लाई कर दिया था, ठीक है। ठीक है, आपने ये समझिए कि अपने जब आपके पास बिल आ जाएगा तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ये बिल बुक को अपने रिकॉर्ड करना है। साइड बाय साइड यू हैव टू मेंटेन, देखिए आपके पास बिल आ गया है, ठीक है, तो आपको इसका रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक कस्टमर के तो आप बिल लेंगे नहीं, ठीक है ना। यू शैल हैव टू कलेक्ट द रिकॉर्ड्स, यू शैल हैव टू कलेक्ट द बिल रिसीवेबल फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अब मान लीजिए एक कस्टमर आपसे दिन में 1 साल के अंदर 40 से 45 बार आपका डील करता है, तो यू शैल हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ईच बिल, क्योंकि अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको बिल रिसीवेबल इशू करने पड़ते हैं, तो यू शैल हैव टू मेंटेन द बिल रिसीवेबल बुक। ठीक है ना। बिल रिसीवेबल बुक के अंदर आप ये डिटेल मेंटेन करेंगे कि इसका सीरियल नंबर क्या है, इसका बिल नंबर क्या है, नेम ऑफ द कस्टमर क्या है, जीएसटी डिटेल उसके अंदर क्या है, अमाउंट कितना है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, what is the grace period, ठीक है ना, what is the rate of interest applicable, if not paid on time, ठीक है। फिर आपका मोड ऑफ पेमेंट आपका कैसे रहेगा, वो आपका चेक है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है या एनएफटी है, एंड फाइनली डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, कि कौन सी डेट को आपका ये बिल है वो फाइनली मैच्योर हो गया, रियलाइज हो गया, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ डिटेल यू आर सपोज टू मेंटेन इन बिल रिसीवेबल बुक, सीरियल नंबर, बिल नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर, जीएसटी डिटेल, अमाउंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ग्रेस पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल इफ नॉट पेड ऑन टाइम, मोड ऑफ पेमेंट, एंड फाइनली डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स, ठीक है। नेक्स्ट बुक इज माई यस। देखिए अगर आप परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो क्या होगा, तो सन्डी क्रेडिटर और बिल्स पेबल का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली, वर्सेस बिल्स पेबल, ठीक। तो बिल्स पेबल में क्या होगा कि अगर मैं क्रेडिट पे माल लेता हूं और मैं इशू करता हूं बिल, कैसे, आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। देखिए अगर आपको ये जर्नल एंट्री समझ नहीं आ रही कि कैसे बन रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री का बनने का जो प्रोसेस है दैट वी शैल डिस्कस इन डेप्थ, क्योंकि जर्नल एंट्री ऐसा टूल है आपके हाथ में
जिससे आप सारे जो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं मेंटेन हो पाएंगी। बिना जर्नल एंट्री के नॉलेज एग्जैक्ट नॉलेज के आप काम नहीं कर पाएंगे। आपने क्या किया कि आपने एक बिल पेबल आपने इशू कर दिया, तो सप्लायर अकाउंट को आपने जब रिटर्न अंडरटेकिंग दे दी, ठीक है, अब जब आप पेमेंट करेंगे इस बिल के अगेंस्ट, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो बिल्स पेबल बुक इज जस्ट रिवर्स ऑफ द बिल रिसीवेबल बुक, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ पर्टिकुलर्स यू आर सपोज टू मेंटेन इन बिल्स पेबल बुक? सेम पर्टिकुलर्स, serial number, date, name of supplier, bill number, GST number, particulars, amount, due date of payment, grace period, interest clause, and फाइनली डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, जब आपका एग्जैक्टली आपके पेमेंट आपके अकाउंट से निकल गई है, ठीक है। तो दीज कॉलम वर सिंपली जस्ट द रिवर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, ठीक है। तो यू कैन नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड आवर टॉपिक ऑफ टाइप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज ओवर नाउ। Yes, what you have studied? You have studied about the, first of all, you have studied about the what are the steps required to maintain the books of account. Second, आप कौन कौन सी बुक्स को आप रिकॉर्ड करेंगे ये आपने नोट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन? बताइए कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, हाउ वुड आई प्रोसीड फर्दर? क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे? क्योंकि देखिए क्या कर सकता हूँ कि मैं जब भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूँगा तो आई नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। आई कैन नॉट क्रिएट माई बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन वैक्यूम बेसिस, ठीक है ना। इसको मैं सिर्फ जनरल एंट्री पास करके काम नहीं चला सकता। आई नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स टू मेंटेन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो डॉक्यूमेंट बताइए क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट नहीं, जस्ट वी शैल स्टडी स्टेप बाय स्टेप। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये इसको हम आप इसको बोल सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको आप भी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दोनों एक ही चीज है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यस बताइए व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई एम रिक्वायर्ड टू प्रोसीड विद माई मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यह बात करते हैं, बताइए सबसे पहले डॉक्यूमेंट मुझे किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, बिना इस डॉक्यूमेंट के मेरा काम नहीं चलेगा। नहीं, बैंक नहीं, बैंक से पहले भी एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
सेल एंड परचेज रिकॉर्ड आर फर्दर रिकॉर्ड्स। आई एम, देखिए मुझे अब जो काम करना पड़ेगा, यस आपको क्या जरूरत है, यू आर सपोज टू हैव फर्स्ट द ओपनिंग बैलेंस शीट। ये ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यूएशन में है। अगर आपका फर्स्ट टाइम बिजनेस है तो आपको इस ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, बताइए इसमें मैं क्या करूंगा, what kind of information I shall gather from my opening balance sheet and in what manner I have to proceed to pass this opening balance into next year। बताइए कैसे करेंगे। नहीं, देखिए देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स विच आई एम रिक्वायर्ड टू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जो अपने बैलेंसेस ट्रांसफर करूंगा, क्या उसके लिए मुझे बैलेंस शीट चाहिए? क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता? क्या मुझे अपने जो बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में लेके जाने हैं, जब मुझे एक नया असाइनमेंट अपना स्टार्ट करना है, तो क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को यूज नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? व्हाट इज द रीजन? बैलेंस शीट में ट्रांसफर। यस, रीजन इसलिए कि आपने क्या किया, मैं आपको कह रहा हूँ कि बैलेंस शीट से अपने बैलेंस शीट से कैरी फॉरवर्ड करने और प्रॉफिट लॉस से आपने नहीं करना। रीजन में ये है कि जब मैं प्रॉफिट की एंट्री पास करता हूँ, प्रॉफिट लॉस बनाता हूँ, तो एंट्री पास करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर मुझे लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी जो समरी है, दैट हैज बीन ऑलरेडी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ माय बैलेंस शीट। तो एक रूल बिल्कुल कंफर्म हो गया। देखिए अगर मैं प्रॉफिट लॉस से पास कर दूंगा तो मेरे क्या होंगे, मेरे आइटम जो होंगे, एंट्रीज जो होंगी, वो डबल पास हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपने इसका जो बैलेंसेस है आपने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे एंड यू शैल ट्रांसफर द एंट्री ओनली फ्रॉम द बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि आपको काम स्टार्ट करने से पहले आपको के पास ओपनिंग बैलेंस शीट होनी चाहिए। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बताइए इसमें और क्या चीज होनी चाहिए? व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड, यू आर सपोज टू हैव अदर देन माई ओपनिंग बैलेंस शीट। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, फिर भी इसमें क्या बैलेंसेस ट्रांसफर कर सकता हूँ? यस, यू नीड टू हैव इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल आइटम बेसिस। जैसे आपने ट्रांसफर किया, अगर आपकी बैलेंस शीट आप देखेंगे तो फिक्स एसेट आ रही है मेरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। अगर फिक्स एसेट आ रही है एज पर schedule annexed, let's say this information is given to you in the balance sheet, that is equal to 5,70,130। आपको ये फिगर दी हुई है, तो क्या इस इंफॉर्मेशन से आप बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, यहां पर आ गया
sundry debtors as per list attached. ₹10,25,730। क्या आप इससे एंट्री पास कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने बैठेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस पर्सन से कितना बैलेंस एज ऑन 31 मार्च लेना है। ठीक है ना, यहां जो आ रहा है, यहां टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का 10,25,730 जो भी फिगर है इसकी। ठीक है, तो ये जो आ रहा है यहाँ बस टोटल फिगर है, इट इज नॉट द इंडिविजुअल फिगर। लेकिन जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने बैठूंगा तो हाउ वुड आई पास दी मेंटेन दी इंडिविजुअल डेटर अकाउंट until unless I don't have information about the opening balance of that customer। आपने यहां लिख दिया सन्डी क्रेडिटर एज पर लिस्ट इनक्लोज्ड। ठीक है, तो यहां इस इंफॉर्मेशन से ये पता नहीं लगता कि मुझे कौन से पर्सन को कितना अमाउंट पे करना है। ठीक है ना, तो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद यू फ्रॉम ओनली बैलेंस शीट। यू नीड टू हैव apart from balance sheet, what other documents are required? Schedules, list and annexures। Okay. This information is also required to maintain your books of accounts। बिना इसके आप बुक्स ऑफ अकाउंट आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि पासिंग ऑफ टोटल एंट्री वुड नॉट सर्व एनी पर्पस। ठीक है, अब रही बात इसका, एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि आपको जब पास करना है तो ग्रुप के बेस पे एंट्री पास नहीं करनी। यू हैव टू पास दी इंडिविजुअल आइटम। और बताइए कंसिडरेशन क्या हो सकती है? ठीक है, 3 चीजें हमने नोट कर ली कि हमारे जो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे वो बैलेंस शीट से होंगे और प्रॉफिट लॉस से बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। सेकंड, वी हैव नोट दैट वी नीड अपार्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट we also require information with respect to schedule, list and annexures। ठीक है, और दूसरी बात यह कि आप जब भी एंट्री पास करेंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट से, जब आप बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आपको ग्रुप की नहीं बल्कि इंडिविजुअल आइटम की आपको जरूरत है। ठीक है ना, आपका एक एक इंडिविजुअल आपका जो बैलेंस है वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सेडिंग से मेंटेन नहीं हो पाएंगे। यस, सेकेंड आइटम इज, बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे और जरूरत हो सकती है? एक मैंने देख लिया, मुझे अपनी बैलेंस शीट चाहिए विद शेड्यूल्स, विद एनेक्सर्स, विद लिस्ट, ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एट ए ग्लांस। सेकंड बताइए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ने वाली? यस, परचेज, बिल्कुल ठीक बात है। परचेज मेरी बताइए कैसे हो सकती है? यस, परचेज आपकी कैश हो सकती है या फिर आपकी क्रेडिट हो सकती है। अगर परचेज क्रेडिट है आपकी तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी बताइए? अगर मेरी परचेज क्रेडिट है तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मुझे जरूरत पड़ेगी बिल्स या इनवाइसेस की। ठीक है, अगर मैं बस कैश परचेज में करता हूं तो कैश के जो परचेज बिल हैं या कैश मेमो वो मुझे चाहिए होंगे। ठीक है ना, और बताइए किस रिकॉर्ड की मुझे जरूरत पड़ने लगी? सेल के साथ में ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो कैश होगा या क्रेडिट होगा। अगर कैश में है तो कैश मेमो, अगर मैंने सेल अपनी कैश पे की है तो मुझे कैश मेमो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मैंने क्रेडिट किया है तो किस चीज की जरूरत पड़ने वाली मुझे?
बिल्स या इनवाइसेस इशूड बाय मी। ठीक है, ये मेरे बिल्स या इनवाइसेस की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना इस इंफॉर्मेशन के, मान लीजिए आपका ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या आप अपने कस्टमर अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। व्हाट आर द अदर डॉक्यूमेंट्स विच आई एम सपोज टू हैव बिफोर प्रोसीडिंग, बिफोर स्टार्टिंग एनी असाइनमेंट? हाँ जी, बैंक में मुझे किस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ने वाली? बैंक स्टेटमेंट। नहीं, क्या आप डायरेक्टली स्टेटमेंट में जाएंगे? आप स्टेटमेंट को कब रेफर करेंगे? व्हेन यू हैव पास द जर्नल एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको आप क्रॉस कन्फर्मेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बैंक स्टेटमेंट से आप एंट्री पास करेंगे। यस, बैंक की एंट्री बताइए मैं कैसे पास कर सकता हूं? देखिए, उसके लिए आप सोचिए अबाउट द फॉर्मेट ऑफ बैंक अकाउंट, जो मैंने वो कल की क्लास में आपको डिस्कस किया था कि बैंक की जो मेरा बैलेंस है, बैलेंस बीडी टू कैश डिपॉजिटेड टू चेक या IMPS या RTGS या NEFT, इनसे मेरा जो बैंक का बैलेंस बढ़ता है उसको मैं डेबिट कर देता हूं टू बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक का बैलेंस मेरा कम होता है बाय कैश विड्रॉल से, बाय पेमेंट से। ठीक है, और बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस। Yes, this is a format of bank account which we have studied in the previous classes. ठीक है ना। कल मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा जो बैंक है वो बढ़ता है तो मुझे कैश, जिस वजह से मेरा कैश बैंक का जो बैलेंस है बढ़ता है, वो रीजन मैं आपको लिख दी चाहे आप। ठीक है ना। तो ये आप बताइए, इसके वजह से बताइए मुझे बैंक के मुझे किस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ने वाली है? यस, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आई एम सपोज टू हैव? डिपॉजिट स्लिप। यस, अब देखिए ना, आपको क्लियर हो रहा है। कौन सी डिपॉजिट स्लिप? कैश डिपॉजिट जो भी है। क्या जो मैं चेक जो जमा करा रहा हूँ अपनी बुक्स, चेक डिपॉजिट स्लिप भी आपको चाहिए होगी। ठीक है ना। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी पेमेंट्स के लिए चेकबुक की काउंटर फोलियो की। ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन पड़ेगी। देखिए यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस आ रहे हैं, तो ये बताइए इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से ले पाऊंगा? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट। तभी आपको मैंने कहा ना कि ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये सब बैंक अकाउंट से स्टार्ट नहीं होगी। आई नीड टू हैव सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, ये मैंने नोट कर लिया अपने। यस, नाउ वी शैल डिस्कस दीज आइटम्स स्टेप बाय स्टेप। बताइए, फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं चेकबुक के काउंटरफोलियोस की। बताइए इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है मेरे पास? इसमें का एक सीरियल नंबर हो जाएगा, डेट, चेक नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके इसके अंदर होती है। यस, बताइए इसमें एक और इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है इसके अंदर, वो क्या है? इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। हाँ जी, पार्टी नेम यहां पर आ जाएगा ना। बिल नंबर। बिल नंबर किस लिए? अगर किसी परचेज के लिए इशू किया तो फिर इजी रहेगा। देखिए आपको ठीक है, बता पहली बात तो ये चेक नंबर जो मैं इशू करूंगा, ठीक है ना, वो किस काम के लिए इशू करूंगा? चेक जब मैं इशू करूंगा बताइए किस काम के लिए इशू करूंगा? पर्पज बताइए। एक, जब मैं चेक इशू करूंगा फॉर कैश विड्रॉल, सेकंड
फॉर एक्सपेंसेस, थर्ड फॉर पेमेंट टू फोर्थ फॉर परचेज ऑफ पेमेंट टू सप्लायर, यस। और उद्देश्य आप क्या कर सकते हैं, आप इससे अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उनकी पेमेंट भी आप इससे कर सकते हैं। फॉर ठीक है, देखिए दीज आर दी पर्पस जिसके अगेंस्ट हमें चेक इशू करना पड़ता है। किसके लिए, अगर आप कैश विड्रॉल करें तो आपको चेक इशू करना है, आपको एक्सपेंस की पेमेंट करें तो आपको चेक इशू करना है, सप्लायर को पेमेंट करें तो आपने चेक इशू करना है, और एसेट परचेज करें तो भी अपने एसेट इन्वेस्टमेंट और लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको चेक इशू करना है, ठीक है ना। तो दीज आर दी डिफरेंट 8 पर्पस फॉर विच आई एम सपोज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दी। अब देखिए सारे पर्पज ऐसे, जैसे अगर आप एक्सपेंस के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते इसके अंदर तो क्या आप अपना प्रॉफिट लॉस बना सकते हैं। कैश विड्रॉल नहीं करते तो आपका कैश विड्रॉल, क्या आपका कैश का अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आई एम रिक्वायर्ड दिस इन्फॉर्मेशन फॉर माई वेरियस पर्पस, ठीक है। अगर मैं ये मेंटेन नहीं करता हूँ, मैं अपने चेकबुक के काउंटर फॉर एंट्री नहीं करता हूँ, तो क्या ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम पूरा हो जाएगा। एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस हैं, इसके अलावा लोन की रिपेमेंट है। अगर ये सब चीज़ नहीं मैं करता तो क्या मेरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मेरी प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट है, क्या वो बन जाएगी, नहीं। अगर बनेगी तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस चेकबुक के काउंटर फॉलियो को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। जिससे आप जो है अपना जो प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, आप जो अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, ऑल दिस इंफॉर्मेशन should be correctly maintained only through the help of these checkbook counter folio, ठीक है ना। अब रही बात इसकी, ठीक है, चेकबुक के काउंटर फॉलियो मुझे मेंटेन करनी चाहिए, बिल्कुल बहुत क्लियर होगी मुझे। अब इसको मैं आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा था, आपने कहा मुझे बिल की इंफॉर्मेशन भी इसमें लिख देनी चाहिए कि मैंने कौन से बिल के अगेंस्ट चेक इशू किया है। बताइए इससे क्या होने वाला है। देखिए क्या होता है, आपने जो परचेज का बिल, आपने जो इनवाइस परचेज किया, सामान जो आपने परचेज किया, तो आपने एक इनवाइस भी लिया होगा, ठीक है। जब आप इनवाइस लेंगे तो उसकी आप पेमेंट भी आप करेंगे। तो जब ये पेमेंट करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपने एक ही बिल के अगेंस्ट 2 बार पेमेंट कर दियो, ठीक है ना, क्यों नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप अपने रिकॉर्ड को एक्यूरेटली मेंटेन करने के लिए अपार्ट फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन यहाँ क्या करते हैं, आपने एक बार तो बिल का नंबर के ऊपर लिख दिया, जो बिल आपने परचेज से इनवाइस किया है, अपनी परचेज किया है, सप्लायर से जो बिल आपके पास आया है, वहाँ उसके ऊपर अपने चेक नंबर मेंटेन कीजिए, लिखिए उसके ऊपर, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद याद नहीं रहेगा। और दूसरा काउंटर रिकॉर्ड आपने जो मेंटेन करना है वो अपने चेकबुक के काउंटर फॉलियो पे लिख देना है, ठीक है ना, जिससे आपके पास इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अगर मैंने ये चेक इशू किया था तो ये मैंने कौन से बिल के अगेंस्ट इशू किया था, ठीक है। तो ये आपने कहाँ करना है, चेकबुक के काउंटर फॉलियो में अपने ये मेंटेन करना है, सो दैट इससे क्या बेनिफिट होने वाले बताइए मुझे।
बताइए इससे मुझे क्या इम्पैक्ट मेरा काम में पड़ने वाला है? इजीली पता चल जाएगा, कॉस्ट कंफर्मेशन भी हो जाएगा टाइम। देखिए उसमें क्या हो जाएगा कि आपके जो सप्लायर अकाउंट मेंटेन होंगे, सप्लायर अकाउंट की जो कंफर्मेशन हो जाएगी, एक तो बात ये कि आपके जो सप्लायर अकाउंट बनेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर होंगे। ऐसा नहीं होगा मैंने पेमेंट किसी और को की है और वो एंटर कर दी किसी और के अकाउंट में, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका दो जगह रिकॉर्ड मेंटेन है। बिल के ऊपर आपने चेक नंबर डाला हुआ है और चेक नंबर के ऊपर आपने बिल का नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू हैव मेंटेन द अकाउंट्स, रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। आपने क्या किया, अपने काम को आपने कंट्रोल कर लिया। क्या किया आपने, बिल के ऊपर आपने डाल दिया चेक नंबर, ठीक है, और काउंटर पर आपने लिख दिया बिल नंबर। तो देखिए आपकी जो इंफॉर्मेशन है दैट विल बी टोटली रिलेवेंट एंड सिस्टमेटिक, ठीक है। अगर आप इस तरह से मेंटेन करेंगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेंटेन योर बुक्स एंड प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट इन ए ट्रू एंड फेयर मैनर विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है। आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी, सप्लाई अकाउंट आपके जो मेंटेन होंगे, दैट शैल बी करेक्ट। यस, और बताइए अपार्ट फ्रॉम चेकबुक के काउंटर फोलियो, एक आपने मेंटेन कर लिया अपनी चेकबुक के काउंटर फोलियो, मैंने आपको तरीका बता दिया इसके अंदर आपने क्या। दूसरा है मेरे कैश वॉइस स्लिप्स, बताइए इसका क्या एडवांटेज है, और मुझे इसको मेंटेन या इसकी जो लीफ हैं जिनसे मैं कैश जमा कराता हूँ अपने अकाउंट के अंदर, वो मुझे संभाल के रखने की क्यों चाहिए, क्या जरूरत है उसको मेंटेन करने की? नहीं, देखिए आपका, मैंने आपको बताया था कैश डिपॉजिट बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर, कि जो कैश मैं बैंक के अंदर जमा करा रहा हूं उसका रिकॉर्ड बताइए कहां तक मेंटेन होगा अगर मेरे पास ये कैश की जो डिपॉजिट स्लिप है मेरे पास नहीं होगी, ठीक है ना। हाउ शुड आई मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ दिस कैश बुक, बताइए मैं अपनी कैश बुक कैसे बना पाऊंगा? आपने कहा जो कैश आप बैंक के अंदर जमा कराते हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, ठीक है ना। तो यू मस्ट हैव द कैश डिपॉजिट स्लिप विद यू। और दूसरा क्या करना चाहिए, जब मैं कैश डिपॉजिट स्लिप की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए इस बारे में? यस, व्हाट अदर इंफॉर्मेशन आई मस्ट हैव विद मी फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शंस। देखिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सी एंड चेक थॉरली द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ कैश डिपॉजिट। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है जब आप बैंक में जमा कराते हैं कैश, तो कैशियर क्या करता है बैंक का, आपको उसको जैसे पेमेंट रिसीव करता है उसको स्टैम्प कर देता है, ठीक है। तो अगर आपकी स्टैम्प में डिफिकल्टी है, इट इज़ नॉट, जो डेट आपने जिस डेट पर आपने कैश जमा कराया है दैट डेट इज नॉट लीजिबल, ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। यस, वेरिफिकेशन फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो उसके रिकॉर्ड में मेंटेन है, सिर्फ आपको जो उसने रिकॉर्ड दिया स्टैम्प लगा के वो आप उसको ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, और इसको वेरीफाई करना बैंक स्टेटमेंट से बताइए क्यों जरूरी है? यस, आपने मान लीजिए लेट से आपने 13 का उसका आपने जमा कराए 2 लाख रुपए, ठीक है ना, जो गलती से आपने 18/8 में डाल दी, you are not able to read it properly whether the cash is deposited on 13 or whether the cash is deposited on 18, ठीक है।
ये जो डिफरेंस है आपने जमा कर दी, मान लीजिए उस डेट में आपके पास कैश बैलेंस नहीं था और आपने बुक्स में पास कर दिया, तो बताइए क्या हो जाएगा, इससे नेगेटिव कैश बैलेंस की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका जो कैश बैलेंस है वो नॉट इवन फॉर ए सिंगल डे नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव कैश बैलेंस। देखिए इतना बड़ा पॉइंट है कि अगर आपने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया तो आपकी जो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट है सारी इनवैलिड हो जाएंगी। मतलब ये जो सिंपल सा दिखने में नजर आता है कि एक छोटा सा पॉइंट है, ये अगर आपने इसको ऑब्जर्व नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर आपकी बुक्स को इनवैलिड कर देगा। ठीक है, बुक्स को नलिफाइड कर देगा कि आपकी बुक्स जब नहीं है, बिल्कुल बेकार है, उसमें नेगेटिव कैश आ रहा है, तो नेगेटिव कैश बुक्स में कभी भी अलाउड नहीं होता। यस, ठीक है, आपने कैश की ट्रांजेक्शन आपने देख ली। यस, और बताइए, मैंने आपको कहा था चेकबुक, डिपॉजिट स्लिप, बताइए इसमें क्या चीज, इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर मेंटेन होते हैं और कौन से नहीं होते। जैसे मैं बैंक के अंदर मैं कोई चेक जमा कराता हूँ तो उसके अंदर मैं इसको डिपॉजिट स्लिप फिलअप करता हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका चेक नंबर का कॉलम होता है, डेट का कॉलम होता है और अमाउंट का कॉलम होता है, और इसके अलावा बैंक और ब्रांच नेम। ये बताइए व्हाट अदर इंफॉर्मेशन इज मिसिंग हियर apart from this information, what other information you should have to maintain your books of accounts? Yes, customer name, जिस पर्सन ने आपको चेक दिया है इसमें कॉलम नहीं होता लेकिन आपको लिखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो आपकी लूज लीफ है उसको आप बाइंड करा के रखिए, बाइंडिंग ऑफ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपके मान लीजिए आपने स्लिप नहीं संभाल के रखी तो दैट वुड क्रिएट ए डिफिकल्टी व्हेन यू आर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मान लीजिए कोई स्लिप मिस होगी तो क्या आपके डेटर अकाउंट बन पाएंगे, क्या आपका बैंक रिकंसाइल हो पाएगा, क्योंकि आपने उस एंट्री को बैंक की जो एंट्री है आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, अगर आपके पास एंट्री प्रॉपर होंगी, लूज लीफ आपकी जो होंगी बाइंड होंगी, तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने में इजी होगी। ठीक है, और बताइए इसमें क्या प्रिकॉशन मुझे रखनी चाहिए। ठीक है, अगर अभी बेटर है कि इसके अंदर आप यस वन मोर इंफॉर्मेशन शेल हेल्प टू मी, बताइए क्या चीज। अगर आप साइड में जब आप पार्टी का नाम लिख रहे हैं तो वहां ये लिख दें बिल नंबर, कि आपने कौन से बिल के अगेंस्ट कस्टमर से ये वाला चेक लिया, कि आपको आसानी रहेगी। अदरवाइज अब आप डेटा अकाउंट को स्क्रूटनाइज करने बैठेंगे तो दिस इंफॉर्मेशन शेल हेल्प यू, वहां आपके पास रिकॉर्ड होगा। और बताइए इसके अंदर एक अल्टरनेटिव रिकॉर्ड मेरे पास है, बताइए वो क्या चीज है भाई, जिसमें मेरी चेक के काउंटरफोलियोस और चेक डिपॉजिट स्लिप, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है दैट यू कैन नॉट मेंटेन ऑन योर डिपॉजिट स्लिप। व्हाट अदर डॉक्यूमेंट्स आई एम सपोज टू हैव to maintain or to record all these transactions? हाँ जी, बैंक स्टेटमेंट नहीं, देखिए अगर आप मार्केट में जाए तो नॉर्मली यू मस्ट, बहुत छोटी सी अमाउंट है, मुश्किल से शायद नॉमिनल अमाउंट होता है उसके अंदर, वहां आपको मिलती है मार्केट से बैंक पासबुक। इसके अंदर आपके जो चेक आप काट रहे हैं और जो चेक आप जमा करा रहे हैं उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपने चेक काटा एंट्री पास कर दीजिए, जैसे आपने चेक जमा कराया एंट्री पास कर दीजिए, जैसे आपने कैश जमा कराया या इसके अंदर आप एंट्री कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कि इसको आप बैलेंस भी करते रहे।
क्योंकि जैसे आपने क्या करना है, कंप्यूटर में जब आप एंट्री पास करने बैठेंगे तो या तो आप तीन इन्फॉर्मेशन को आप एक साथ अलग अलग लेके बैठिए, या फिर एक सिंगल जन एंट्री बैंक पासबुक के अंदर आप पास कर दीजिए एंड प्रोसीड टू स्टार्ट योर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम दिस बैंक पासबुक ओनली। ठीक, तो दैट वुड हेल्प यू टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन एलिजिबल मैनर। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि मुझे इसको कैसे मेंटेन करना है। और बताइए व्हाट अदर रिकॉर्ड्स आई एम सपोज टू हैव फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस, बताइए। आज हम बात करेंगे सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दैट विल टेक सर्टेन टाइम। बैंक स्टेटमेंट। ठीक, बताइए इस बैंक स्टेटमेंट की मुझे क्या जरूरत पड़ने वाली है? क्रॉस वेरीफाई के लिए बैंक इंटरेस्ट। यस, देखिए आपको क्या करना है, फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, आप क्या करेंगे, हर बैंक की ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। और बताइए इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? What other information I am supposed to have, which I can maintain, which I can check from my bank statement? Yes, आप क्या कर सकते हैं, इसे बैंक को रिकंसाइल कर सकते हैं। बता सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है? Yes, any idea about how we have to do the bank reconciliation? जो भी ट्रांजैक्शन हमने की है, डिपॉजिट हुआ तो चेक क्लियर नहीं हुआ, जैसे देखिए आपका जो नॉर्मल जो आपकी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, हमें कॉमन सेंस की तरह बात करते हैं, समझते हैं इस बात को कि जनरली हम कैसे करेंगे। मान लीजिए जो मैंने चेक इशूड किए हैं, क्या चेक इशूड करने के बाद मैं उसको भूल जाऊंगा? नो, आई शैल हैव टू मेंटेन द डायरी दैट ऑन विच डेट आई हैव इशूड चेक टू होम फॉर व्हाट अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूंगा, मेंटेनिंग ए डायरी ऑन डेट वाइज। ठीक है, देखिए जो चेक मैं इशूड कर रहा हूं, मैंने कौन सी डेट को किस पर्सन को कितने का चेक दे दिया, इसकी इंफॉर्मेशन मैं इस डायरी के अंदर मेंटेन करके रखूंगा। और इस इंफॉर्मेशन को डायरी में मेंटेन करने के अलावा क्या करूंगा, ये देखूंगा कि वो चेक्स बैंक के अंदर प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए। आई शैल चेक whether the check issued is presented for payment। देखिए जो आप चेक इशूड करेंगे उसके साथ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती, या तो वो प्रेजेंटेड होगा या नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है ना, अब जो चेक आपका बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मान लीजिए वो 3 महीने तक प्रेजेंट ही नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, क्या उसकी एंट्री पास करके रखेंगे बुक्स के अंदर? नहीं, यू शैल हैव टू रिवर्स एंट्री ऑफ दिस चेक इशूड। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक
whether the check issued is presented for payment or not. ठीक है, मान लीजिए मैंने 15 चेक इशू किए एक महीने के अंदर, उसमें से 12 मेरे प्रेजेंट हो गए और 3 है मेरे आउटस्टैंडिंग जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उन चेक्स की जो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए उनकी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा? प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ चेक आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स की नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, जो चेक्स मेरे प्रेजेंट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए अकाउंट के अंदर, मे बी ऑन एनी रीजन। मान लीजिए कस्टमर ने आपने चेक काट के दे दिया, कस्टमर की हेल्थ खराब हो गई, उसको चेक बैंक के अंदर वो जमा ही नहीं करा पाया, तो आपके बैंक में क्लियरिंग के लिए आएगा ही नहीं। ठीक है, एक तो मैंने डायरी मेंटेन करनी है डेट वाइज बेसिस पे, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन हो कि मैंने कौन सी डेट को, कौन सी पार्टी को, कौन सा चेक नंबर, कितने अमाउंट का दिया। दूसरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए कि मैं लिस्ट तैयार करूं उन चेक्स की जो कि चेक्स बैंक स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट हो गए। ठीक है, और दूसरे जो चेक्स बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं हुए उसकी लिस्ट भी मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, तो ये बताइए मैं ये इन्फॉर्मेशन मैं कहां से चेक कर पाऊंगा? ओनली थ्रू दी हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आप कहां से कर पाएंगे? ओनली थ्रू बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपने ये चेक इशूड वाला जो मैटर है आपने क्लोज कर दिया, एंड यू हैव चेक ऑल द अकाउंट्स, ऑल द चेक्स विच हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड विच हैज बीन आउटस्टैंडिंग एंड इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, आपने एक लिस्ट तैयार कर ली। सेकेंड एस्पेक्ट आपके है चेक जमा करने का। जो चेक आपने जमा कराए हैं, द अमाउंट चेक्स विच यू हैव रिसीव्ड, चाहे आप किसी वजह से रिसीव करें, चाहे आप क्यों रिसीव कर रहे हैं, चाहे आपकी ऑन अकाउंट पेमेंट है, ठीक है ना, ऑन अकाउंट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यह है आपके ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन रिसीव्ड। ठीक है ना, आपने कोई नया लोन लिया है, उसको आपको बैंक ने चेक दे दिया है। ठीक है ना, तो उस चेक को क्या करेंगे? यू शैल डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक अकाउंट। यस, लोन्स एंड एडवांसेस भी अगर आपने लिए हैं और वो रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको कोई चेक मिल रहे हैं, आपको कोई अपनी इनकम को कोई चेक आपको मिल रहा है, ठीक है, और उसको आप जमा कर रहे हैं अकाउंट के अंदर, तो ये मैं डिपॉजिट द चेक ऑन अकाउंट ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकते हैं जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो जब आप चेक जमा करा देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसको बैंक स्टेटमेंट से आप चेक करेंगे कि जो चेक आपने जमा कराया था बैंक में, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट आपको रियलाइज हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यू शैल चेक whether the check deposited is realized or not। ठीक है, आप ये चेक करेंगे कि आपको वो चेक जो आपका जो है, आपको उसका क्लियरिंग मिल गई है या नहीं मिली। अगर क्लियरिंग मिल जाएगी तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा उससे। ठीक है,
कुछ चेक्स आपके ऐसे भी होंगे जो मान लीजिए आपने 28 तारीख में आपने जमा कराया, ठीक है ना, एंड योर मंथ एंड ऑन 30th, तो आपका जो नॉर्मल बैंकिंग प्रोसेस के अंदर भी आपका 30 तारीख तक आपका चेक जो है उसकी क्लियरिंग नहीं हुई, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप एक एक चेक को आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद देखेंगे कौन से चेक की जो है मुझे रियलाइजेशन हो गई है और कौन से चेक की जो है रियलाइजेशन नहीं हुई। तो देन यू प्रिपेयर है लिस्ट ऑफ चेक्स deposited but not ठीक है। आप क्या करेंगे, उन सब चेक्स की आप एक डिटेल बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने से क्या होगा, देखिए क्या करना है, कंप्यूटर में ये काम आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डेट ऑफ क्लियरिंग डालनी है। जो चेक आपने जब इशूड किए होंगे, जमा कराए होंगे अपने, तो आपको क्या करना है, उसका हर सॉफ्टवेयर अंदर ये ऑप्शन होती है कि आपको डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ चेक्स जो है उसका आगे डालना होता है, और उसका कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट तैयार कर देता है, आपको मैनुअली तैयार करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जब ये चेक आप जमा कराएंगे अकाउंट के अंदर और आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। आप ये देखेंगे कि जो चेक मैंने जमा कराए थे वो कौन कौन से ऐसे चेक है जिसकी क्लियरिंग मुझे नहीं मिली। रिकंसाइल क्यों करेंगे, क्योंकि मेरी बुक्स में जो बैंक का जो बैलेंस आ रहा है और जो बैंक की जो बुक्स में जो बैलेंस, मेरा अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है बैंक का, वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रहा तो देयर में भी डिफरेंस, ठीक है ना। उस डिफरेंस को हम चेक करने के लिए कि डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, हमने बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करनी, ठीक है। ओनली थिंग इज वी हैव टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको हम कैसे बनाते हैं, बैलेंस एज पर ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है, कोई भी बैलेंस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसका तो क्या करूंगा, जो मैंने चेक्स मैंने काटे थे, यस, जो चेक मैंने इशू किए थे और जो मेरे प्रेजेंट नहीं हुए थे बैंक के अंदर, ठीक है, उसमें क्या करूंगा, देखिए जब मैंने चेक इशूड किए होंगे तो आपका बैंक का बैलेंस आपने क्या कर दिया होगा, आपने कम कर दिया होगा। लेट्स से आपने एंट्री पास कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, सप्लाई अकाउंट डेबिट, एंड द टोटल ऑफ चेक आउटस्टैंडिंग इज 1,25,000, ठीक है। ये जो एक 1.25 लाख के जो चेक आपने इशू कर दिए, आपने क्या किया, बैंक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन बैंक के अंदर वो प्रेजेंटेड पेमेंट के लिए नहीं हुए। तो आपने अगर बैंक का बैलेंस आपने कम कर दिया और बैंक ने कम नहीं किया, तो उसको इक्वेट करने के लिए आप क्या कीजिए, गलत, यही फर्क है। देखिए आपको कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा चाहिए, आप रिवर्स बता रहे हैं। भाई आपने क्या किया, आपने क्या किया, अपना स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो आपने ऑटोमेटिकली पहले ही कम कर दिया। अगर मैं उसको दोबारा कम कर दूँ तो क्या वो मैच हो जाएगा, नहीं मैच होगा। तो यू हैव टू ऐड बैक, ऐड चेक इशूड बट नॉट ठीक है। जो चेक आपने जमा कराए और उसकी आपको क्लियरिंग नहीं मिली, उसको क्या करेंगे, जो चेक मैंने जमा करा दिए, मैंने क्या एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे कस्टमर से अगर चेक मिला था तो मैंने आपको जो बैंक का जो बैलेंस अपना बढ़ा दिया, बैंक अकाउंट को डेबिट किया और कस्टमर अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो मैं बैंक को तो मैं ऑलरेडी डेबिट कर चुका हूं, लेकिन बैंक ने मेरा बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ाया है क्योंकि मुझे उस चेक्स की क्लियरिंग जो है अभी नहीं मिली है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि मेरा जो बुक्स का जो बैंक का जो बैलेंस है, बैंक बुक और स्टेटमेंट,
मैंने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक ने अभी तक नहीं बढ़ाया, तो मेरे अकाउंट और बैंक के अकाउंट में फ़र्क आ जाएगा। जो अकाउंट मेरा बैंक मेंटेन कर रहा है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट के थ्रू मिल रही है, तो ये डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, जो चेक्स मैंने जमा करा दिए और बैंक ने नहीं कराया, तो बैंक का बैलेंस कम है, मेरा बैलेंस ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना है? देखिए वही कह रहा हूँ कि चीज़ों को याद नहीं कीजिएगा, याद करने से चीज़ें भूल जाती हैं। आप चीज़ों को सिर्फ समझिए, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कीजिए। लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, बैंक ने इसको आपकी क्लियरिंग नहीं दी है। अच्छा, मान लीजिए बैंक ने कुछ चार्जेस लेस कर दिए, मेरे अकाउंट से कुछ पेमेंट लेस कर दिए ऑन अकाउंट ऑफ चेकबुक इशूड चार्जेस और अदर बैंक चार्जेस। तो बैंक ने क्या किया कि मेरा जो बैंक का जो बैलेंस है कम कर दिया, लेकिन मैंने इसकी एंट्री पास बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अभी नहीं की है, तो मैं क्या करूँगा? देखिए बैंक ने मेरा बैलेंस कम कर दिया और मैंने अपना बैलेंस कम नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा? लेस कर दूंगा। लेस बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, एक सिचुएशन और लेते हैं कि किसी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट एंट्री पास कर दी। नॉर्मली क्या होता है, कस्टमर आपके अकाउंट में जैसे वो क्या करते हैं, आपसे आपका अकाउंट नंबर मांग लेते हैं कि सर मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपको आपके प्रीमाइसेस पे नहीं आ सकता, मुझे सर अपना अकाउंट नंबर दीजिए एंड आई शैल मेक द ट्रांसफर टू योर अकाउंट। ठीक है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को जब वो पैसा बैंक के अंदर पहुंच गया, पैसा चेक पहुंचा या कैश पहुंचा, जिस भी तरह से पहुंचा, ये इन्फॉर्मेशन बैंक के पास है और आपके पास नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे? बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, आपने क्या किया? आपने अपनी बुक्स में उसकी एंट्री नहीं की है, जो चेक्स या कैश कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा करा दिया, आपने उसकी एंट्री पास नहीं की है, तो आपका बैलेंस कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है, तो ये जो आपने जो पॉइंट्स स्टडी किए, दैट वाज अ डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसकी वजह से आपकी जो बुक्स है और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर डिफरेंस आपको आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इन रीजन को आप रिकंसाइल कर लेंगे, तो यू शैल बी एबल टू प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड योर बैलेंस एज बुक्स, बैंक बुक जो आपने बैंक अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मेंटेन की है, दैट शैल टैली विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट प्लस या माइनस या डेबिट या क्रेडिट, जो भी बैलेंस होगा आपका मैच करेगा। इस एस्पेक्ट को हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। अभी आपको इस तरह मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये हमारा बैंक को हम क्यों रिकंसाइल करते हैं और उसका स्टेप क्या है। ठीक है, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी जो हमारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, दिस इज लॉन्ग लिस्ट विच आई एम सपोज टू हैव बिफोर प्रोसीडिंग टू मेंटेन दी माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स, रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वी शैल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है।